हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। क्या स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। इस सीरीज में हम एवरीडे यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपका एवरीडे एवरी टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर होगा, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से रिवीजन होती जाएगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल वर्क, एंड यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी एफिशिएंसी। अब गाइस यहाँ पे ए 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, तो ए के सामने मैं यहाँ पे 15 डेज बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। तो यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 2/5। तो यहाँ पे 2/5 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, यहाँ पे 18 डेज में कंप्लीट करता है। इसका ही मतलब यहाँ पे 1 मतलब 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता होगा। तो यहाँ पे 1 मतलब 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता होगा, यहाँ पे 18 इंटू यहाँ पे 5/2 डेज में कंप्लीट करता होगा, ठीक है। ये 2/5 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ गया। अब यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 9, एंड यहाँ पे 9 इंटू 5 क्या होता है 45। तो यहाँ पे 1 मतलब 100% वर्क यहाँ पे 45 डेज में कंप्लीट करता होगा बी। तो यहाँ पे बी के सामने यहाँ पे 45 डेज बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एबीसी टुगेदर कैन डू द होल वर्क इन यहाँ पे 8/2/11 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। 8/2/11 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसे यहाँ पे सिंपल पी बाई क्यू के फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इंटू 8 क्या आता है, यहाँ पे 88 आता है। 88 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 90 आता है। एंड यहाँ पे 90/11 डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी, यहाँ पे 90/11 डेज में कंप्लीट वर्क करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑफ एबीसी। तो यहाँ पे एबीसी के एफिशिएंसी की यहाँ पे रेशियो निकालनी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे टोटल वर्क में क्या आएगा, टोटल वर्क में यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15, 45 एंड यहाँ पे 90 का एलसीएम क्या आता है गाइस, यहाँ पे डिनोमिनेटर का आप अज्यूम मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर का काम रहता है, ठीक है, एलसीएम निकालते समय। तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम क्या है गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 90 को यहाँ पे 15 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे 45 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे 19 वन सा भी 19 आता है, ठीक है। तो ये 90 क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 19 यूनिट बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे टोटल वर्क को ए के नंबर ऑफ डेज से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा, यहाँ पे 6 यूनिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 45 क्या आएगा, यहाँ पे 2 यूनिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90/11 क्या आएगा, 90/11 क्या आएगा, 90 से 90 कट एंड 11 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 11 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 यूनिट मिलेगा, यहाँ पे 2 यूनिट मिलेगा, यहाँ पे 6 यूनिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 6 यूनिट है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 2 यूनिट है। एंड ए बी सी की तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 11 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 11 यूनिट है। तो यहाँ पे ए की कितनी है, यहाँ पे 6, बी की कितनी है, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे सी की कितनी है, सी की निकालने की बाकी है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 11 यूनिट है। तो यहाँ पे 6 + 2 8 यूनिट, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सी इज इक्वल टू यहाँ पे 11 यूनिट माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे A/B/C क्या हो जाएगा, A/B/C की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की 6, यहाँ पे बी की 2, एंड यहाँ पे सी की कितनी है, यहाँ पे सी की 3 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 6:2:3 यूनिट, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द रेशियो 9:5। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे पेट्रोल है एंड यहाँ पे क्या है, डीजल है, इनकी रेशियो क्या है, यहाँ पे 9:5 है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, when 28 liter of mixture is taken out of the vessel and replaced with 9 liter of diesel, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 28 लीटर इज रिप्लेस आउट मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल एंड डीजल का मिक्सचर होगा, उसमें से यहाँ पे 28 लीटर अगर रिमूव कर दिए हमने, तो मैंने आपको क्या बोला था गाइस, अगर कोई भी मिक्सचर में से अगर मैं थोड़ा क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिमूव करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे रिमेनिंग मिक्सचर में जो भी रेशियो होगा पेट्रोल एंड डीजल का, या फिर लेमन एंड शुगर का, या फिर मिल्क एंड वाटर का, तो यहाँ पे जो भी रेशियो
रहता है रिमेनिंग मिक्सचर में एंड यहाँ पे निकाले वाले मिक्सचर में, तो वो रेशियो यहाँ पे बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9:5 है, तो यहाँ पे 28 लीटर निकालने के बाद भी यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे 9:5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, एंड रिप्लेस विथ 9 लीटर ऑफ डीजल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 9 लीटर ऑफ डीजल डाला है, तो यहाँ पे क्या डाला है, 9 लीटर ऑफ डीजल डाला है। अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द वेसल बिकम 9:8। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल का 9:8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी में यहाँ पे मिक्सचर का क्वांटिटी क्या थी बोला है। ठीक है, तो हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने डीजल ऐड कर दिया, बट यहाँ पे पेट्रोल ऐड किया क्या, पेट्रोल तो ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे भी 9 यूनिट है एंड यहाँ पे भी 9 यूनिट है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं रहता तो हमें यहाँ पे भी 9 यूनिट एंड यहाँ पे भी 9 यूनिट बनाना पड़ता। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब बात तो सही है। अब गाइस यहाँ पे हमने 9 लीटर ऐड कर दिया, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 3 यूनिट ऐड कर दिया, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 लीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है, तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 3 मतलब यहाँ पे 27 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 लीटर। यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे 5 × 3 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना बन गया, यहाँ पे 27 प्लस यहाँ पे 15 क्या होगा, यहाँ पे 30 to 42 लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 42 लीटर। अब यहाँ पे जो टोटल मिक्सचर है ये इनिशियल मिक्सचर में से 28 लीटर निकालने के बाद है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 28 लीटर ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, तो 42 लीटर प्लस 28 लीटर क्या होगा, यहाँ पे 70 लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 70 लीटर क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे 70 लीटर में से यहाँ पे 28 लीटर अगर मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 42 लीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर कितना था, यहाँ पे 70 लीटर था। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 80% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, 80% की फ्रैक्शन यहाँ पे 4/5 होती है। इसका ही मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, 5 का 80% क्या होता है, 4 होता है। इसका ही मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की रेशियो हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मार्क प्राइस 80% अबव है। 80% मतलब अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो 5 का 80% क्या होता है, 5 का 80% अबव मतलब यहाँ पे 4 यूनिट अबव। तो यहाँ पे 4 यूनिट अबव मतलब ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80% अबव। तो 5 पे 4 यूनिट अबव मतलब क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड द डिस्काउंट इज 22.22%। अब यहाँ पे 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है, 11.11% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/9 होती है। तो यहाँ पे 22.22% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2/9 हो जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे 9 का 22.22% क्या होता है, यहाँ पे 2 यूनिट होता है। तो गाइज यहाँ पे 9 यूनिट पे 22.22% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्काउंट गाइज हमें ऑलवेज मार्क प्राइस पे देते हैं। अगर ये टी शर्ट होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्क प्राइस रहता है कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पे 100 रुपीज मार्क प्राइस रहेगा एंड यहाँ पे उसके ऊपर अगर टैग लगा होगा कि यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस पे मतलब जो भी प्राइस यहाँ पे मार्क की होगी उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। एंड यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे दुकानदार उसको कितने में बेचेगा, यहाँ पे 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे 80 रुपीज़ हो गई। ये क्या थी, यहाँ पे मार्क प्राइस थी। तो मार्क प्राइस पे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट लगता है। ठीक है, ये आप सभी को यहाँ पे पता होगा। तो यहाँ पे 22.22% किस पे लगेगा, यहाँ पे मार्क प्राइस पे लगेगा। तो यहाँ पे 9 यूनिट का, तो यहाँ पे 9 यूनिट का यहाँ पे 2 यूनिट क्या होगा, डिस्काउंट होगा, मतलब 22.22% डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे 9 यूनिट का 2 यूनिट डिस्काउंट मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 यूनिट पे यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्काउंट मतलब 22.22% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी 7 यूनिट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलर। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे सेलर ने 5 यूनिट में चीज़ लाई होगी, उस पर अगर उसने यहाँ पे मार्किंग 9 यूनिट की है एंड डिस्काउंट देने के बाद अगर वो 7 यूनिट में बेचता होगा तो 5 यूनिट की चीज़ वो 7 यूनिट में बेचता है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया गाइस, यहाँ
यहाँ पे प्रॉफिट तो उसको यहाँ पे 2 यूनिट का हो गया, बट यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया बोला है, यहाँ पे 5600 रुपीज़ का हो गया बोला है। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5600 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2800 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपीज़ है तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो यहाँ पे सम क्या होगी कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 5 यूनिट है, मार्क प्राइस क्या है यहाँ पे 9 यूनिट है, तो इन दोनों की सम क्या आती है गाइस, तो यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे 2800, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2800 थी। ठीक है, तो 14 टू जा क्या आता है, 14 टू जा यहाँ पे 28 आता है, पीछे 30। ठीक है, एंड 14 8 जा क्या आता है गाइस, 14 8 जा यहाँ पे 112 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे पीछे क्या आएगा, यहाँ पे पीछे 2 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 0 छोड़ दिए थे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 0 2 9 एंड यहाँ पे 3 आएगी। तो यहाँ पे 39,200 क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस मार्क प्राइस होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:2। तो यहाँ पे स्पीड की जो भी बोट होगी स्टील वाटर में, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे v से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं किससे डिनोट करता हूँ, ऑलवेज यहाँ पे s से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, यहाँ पे 5:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5:2 है। अब आगे क्या बोला है, एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v माइनस यस होता है, एंड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v प्लस यस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम क्या है, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द सेम डिस्टेंस 84 किलोमीटर इज 16 आवर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम जाते समय भी एंड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाते समय भी अगर t1 टाइम होगा अपस्ट्रीम जाते समय, एंड डाउन स्ट्रीम जाते समय अगर यहाँ पे t2 टाइम होगा, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या बोला है, यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे 16 आवर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 16 आवर बना दूंगा। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम एंड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है गाइस, टाइम का फार्मूला तो आपको पता होगा, टाइम का फार्मूला होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, वैसे ही गाइस यहाँ पे t1 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे t1 मतलब अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 84 किलोमीटर है, एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे v माइनस वी एस होती है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 84 अपॉन यहाँ पे v माइनस एस बन जाएगा। अब यहाँ पे t2 कैसे निकालेंगे हम, t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब यहाँ पे 84 किलोमीटर एंड यहाँ पे स्पीड कितनी रहती है डाउनस्ट्रीम की, यहाँ पे v प्लस एस रहती है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे t2 मिलेगा। ठीक है, तो t2 की फार्मूला में क्या है, यहाँ पे 84 अपॉन यहाँ पे v प्लस एस है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू टोटल टाइम मतलब यहाँ पे 16 आवर मिल जाएगा। अब यहाँ पे v माइनस एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट माइनस 2 यूनिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस एस की जगह पे यहाँ पे 3 यूनिट बना दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 यूनिट मिलेगा। एंड यहाँ पे v प्लस एस क्या हो जाएगा, 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 यूनिट बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगा। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 3 8 जा 24। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 7 2 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या मिला गाइज, यहाँ पे 28 अपॉन 1 यूनिट मिला। ठीक है, 28 अपॉन 1 यूनिट प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 12 अपॉन 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन की एडिशन तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 28 प्लस यहाँ पे 12 क्या आ जाएगा, 28 प्लस 12 तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 अपॉन 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 40 अपॉन 1 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 40 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 5 जा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 2 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन 2 हो जाएगी। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं गाइज, यहाँ पे v प्लस एस करके निकालते हैं। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर यहाँ पे v प्लस एस रहती है, तो यहाँ पे क्या
क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे v प्लस एस मतलब यहाँ पे 5 यूनिट प्लस यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे v प्लस एस मतलब 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट मतलब यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू यहाँ पे 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17.5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा, यहाँ पे v प्लस एस की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी, कितनी होगी, यहाँ पे 17.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इज 7:2। तो यहाँ पे ए एंड बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 7:2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ए एंड बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 7:2 यहाँ पे क्या होगी 2 होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ B/C। तो यहाँ पे B/C की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 3:5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी 3:5 होगी। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है बी का, तो यहाँ पे बी की इन्वेस्टमेंट क्या है 2 यूनिट है, यहाँ पे बी की इन्वेस्टमेंट क्या है 3 यूनिट है। तो इन तीनों को अगर आपको इक्वल करना होगा तो यहाँ पे बी को इक्वल करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तब जाके यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 यूनिट हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इस टू यहाँ पे बी इस टू यहाँ पे सी की रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 21 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 21:2 यहाँ पे क्या मिलेगा, बी की वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे सी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे 10 यूनिट मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये तीनों रेशियो को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो को अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड के रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अब आगे क्या दिया है यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ ABC इज 21, 6 एंड 5। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट 21:6 क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनकी यहाँ पे प्रॉफिट की रेशियो है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं प्रॉफिट की रेशियो को अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रेशियो को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड की रेशियो मिलेगी। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। तो यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियो को अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रेशियो क्या है, यहाँ पे 21, 6 एंड यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड की रेशियो मिलेगी। तो यहाँ पे 21/21 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे 6/6 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे 5/10 क्या आता है, यहाँ पे 1/2 आता है। तो ये तीनों रेशियो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2:2 यहाँ पे 2:2 यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ का एंड यहाँ का 2 कट हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2:2 यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशियो क्या मिल गया, 2:2:1 मिल गया। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच ABC इन्वेस्टेड देयर मनी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 2:2:1 मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, ₹Z इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पे रेट कितने का है, यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/8 होती है। ठीक है, इसका मतलब 8 का 12.5% क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव मेथड से। तो यहाँ पे कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, मतलब अगर उसने 8 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे तो 8 रुपीज़ पे यहाँ पे 12.5% का इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ पे 1 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 रुपीज़ पे एक साल में वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 9 रुपीज़ की हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फिर दूसरे साल में भी वो 8 से 9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। तो वो चीज़ कितने की हो गई, यहाँ पे 64 से यहाँ पे 81 की हो गई। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे 64 से यहाँ पे 81 की हो गई। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे द इंटरेस्ट रिसीव
रिसीव फ्रॉम दिस इज ₹289। तो गाइज यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको 64 से 81 तक जाते समय यहाँ पे 70, 80, 16, 17 यूनिट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 यूनिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट कितने रुपीज़ का बोला है, यहाँ पे 289 रुपीज़ का बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 289 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 17 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उसने यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने यूनिट रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पे 64 यूनिट इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पे 64 यूनिट मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में यहाँ पे जेड रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पे 64 यूनिट मतलब यहाँ पे जेड रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 64 इंटू यहाँ पे 17 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया हुआ मनी। अब आगे क्या बोला है, वेन रुपीज़ यहाँ पे जेड प्लस 12। अब यहाँ पे क्या है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 64 इंटू 17 हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 17 सकम 2 10 है मतलब 102 एंड पीछे 1 0, 17 चौक यहाँ पे 68, ठीक है। तो यहाँ पे 68 आएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी जेड की, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू मिल जाएगी 8 8 एंड यहाँ पे 10 मिल जाएगी। तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1088 मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे जेड में 12 रुपीज़ ऐड करने के बाद मतलब यहाँ पे जेड प्लस 12 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जेड प्लस यहाँ पे 12 रुपीज़ अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 रुपीज़ बन जाएंगे 12 रुपीज़ ऐड करने के बाद। अगर ये 1100 रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करता हूँ 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पे 3 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 पे, तो यहाँ पे क्या में हो जाएगा, यहाँ पे 1100 पे 10% का इंटरेस्ट मतलब कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 110 का यह इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 1 साल का इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 110 का इंटरेस्ट आएगा। तीसरे साल में भी क्या आएगा, यहाँ पे 110 का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन गया, यहाँ पे 330 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया 3 साल में। तो यहाँ पे 3 साल में यहाँ पे 330 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ही रिसीव्ड। तो अमाउंट क्या होती है गाइज, अमाउंट होती है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे 330 रुपीज़ का है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, मतलब यहाँ पे कितने रुपीज़ पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे 1100 रुपीज़ पे उसको यहाँ पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा था 110 110 एंड 110। तो यहाँ पे उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, यहाँ पे 330 का मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कितने रुपीज़ मिल जाएंगे, उसको यहाँ पे 1430 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे 1430 क्या होगा, उसको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद 10% के सिंपल इंटरेस्ट में पैसा डालने के बाद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन किए जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के। और ज्यादा क्वेश्चन लूंगा तो आपके माइंड में क्रॉकटेल हो जाएगा गाइस। तो और क्वेश्चन करके आने वाले अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।